Hello friends and welcome back to my channel. So today we will discussing the aggregate demand with a quick and easy way. हम आज एग्रीगेट डिमांड पढ़ने वाले हैं जिसको हम बहुत इजी तरीके से विद इन 10 मिनट्स ही रिवाइज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने बहुत की नोट्स में आपको समझाया हुआ है। ये आपके एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने आपको डिग्राम में समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। व्हाट इज़ एन एग्रीगेट डिमांड? आप डेफिनेशन यहाँ देख रहे हो। एग्रीगेट डिमांड इज एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड है जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर, दैट इज़ एन एग्रीगेट डिमांड। यानी आप नॉर्मल समझ लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, बिल्कुल मोटा मोटा, कि एक्सपेंडिचर जितना भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं एक साल के अंदर अपनी इकोनॉमी में, दैट इज़ एन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लें कि एग्रीगेट डिमांड को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। एग्रीगेट डिमांड को एडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। गाइस, जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वही है टू सेक्टर इकोनॉमी वाला सिस्टम है। इसमें टू सेक्टर के अंदर थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ऐड हो जाता है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी हमने ये समझ लिया कि कितने कंपोनेंट्स हैं। टोटल मिला के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो है आपका प्रोडक्शन, दूसरा आपका है हाउस होल्ड से रिलेटेड, तीसरा आपका है गवर्नमेंट से रिलेटेड, एंड चौथा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। अभी हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी को। गाइस, टू सेक्टर इकोनॉमी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को हम प्रोड्यूसर सेक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर को सी से। अब इसे आई से क्यों डिनोट किया? क्योंकि प्रोड्यूसर एक तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जिसपे उसको रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर का हमने आई से रखा है। और जो हाउस होल्ड होता है इसीलिए सी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि वो कंज्यूम करता है, उससे फर्दर इनकम जनरेट नहीं करता। तो ये तो थे टू सेक्टर इकोनॉमी के कंपोनेंट्स। अब हम बात करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी के कंपोनेंट्स के। बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में गाइस। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारे 3 पार्ट्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट। हाउस होल्ड इज डिनोटेड बाय सी। हाउस होल्ड को हम डिनोट करते हैं सी से, प्रोड्यूसर को आई से, एंड गवर्नमेंट को ऑब्वियसली जी से। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हाउस होल्ड है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्चा करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड इन एच, यानी कि सी में। प्रोड्यूसर कितना खर्चा करते हैं प्रोडक्शन करने में, फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाने में, और गवर्नमेंट इनको कंज्यूम करने में कितना खर्चा करती है। अब गवर्नमेंट खुद तो सारा कंज्यूम नहीं करती जो भी वो खरीदती है, फॉर सोशल वेलफेयर वो खरीदती है। अब हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी के बारे में, जिसके अंदर फर्दर कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड द टू सेक्टर इकोनॉमी, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज ओपन इकोनॉमी। गाइस, तो ओपन इकोनॉमी में 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट। अब अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख रहे हो तो आप ये भी चीज़ पे ध्यान दो कि जो इसमें ऐड हुआ है दैट इज़ अ नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। तो हाउस होल्ड को हम सी से डिनोट करते थे, प्रोड्यूसर को आई से डिनोट करते थे, गवर्नमेंट को जी से डिनोट करते थे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम एक्स माइनस एम से डिनोट करेंगे। तो इसमें बस एक नई चीज़ क्या हुई कि कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था आपका कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अब हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड डायग्राम्स के बारे में, और उनके फॉर्मूलेस के बारे में। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा इसमें थोड़ा, तो आप इसे अच्छे से समझिए। सो गाइस, फंक्शन में हमने पढ़ा कि 2 फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं,
दैट इज़ कंजप्शन फंक्शन, यानी कंजप्शन हम कितना करते हैं उसको कैसे निकाला जाता है ये। और सेकंड इज सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो कंजप्शन का मतलब हम जानते हैं जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, और सेविंग यानी इनकम का जो पोर्शन हम खर्च नहीं करते, दैट इज़ इन सेविंग। तो हम दो फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कंजम्पशन फंक्शन क्या है। दैट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ की रिलेशनशिप है, फंक्शनल कंजम्पशन की रिलेटेड टू इनकम। तो कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं और इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। अब हम बात करेंगे कंजप्शन और इनकम के डायग्राम की। तो हम उस डायग्राम को देखते हैं। गाइस, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो इनकम है वो 45 डिग्री के एंगल से बढ़ रही है, और जो कंजप्शन है वो पहले इनकम से ग्रेटर है और बाद में इनकम से लेसर है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हो कि जब हम ज़ीरो इनकम कमाते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर ही रहे हैं। मतलब जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो उस कंजप्शन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, और वो डिनोट किया जाता है सी बार से। ठीक है, एक टाइम बाद हम सारी इनकम तो कंज्यूम करना शुरू नहीं कर देंगे। तो जैसे जैसे इनकम कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ती है तो हमारा कंजप्शन जो होता है वो धीरे 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 कम होने लग जाता है। एक पॉइंट पर आकर कंजप्शन और इनकम सेम होते हैं, और जब वो पॉइंट रीच हो जाता है, कंजप्शन जब इक्वल हो जाता है इनकम के, उसके बाद कंजप्शन लेसर रहता है हमेशा इनकम से। तो उस केस में जो पैसा बच रहा है हम उसे क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। और जिस पॉइंट पर कंजप्शन और इनकम इक्वल होते हैं उस पॉइंट पे सेविंग ज़ीरो होती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लिखा भी हुआ है, जो पोर्शन ऑटोनॉमस कंजप्शन और इनकम के बीच में है दैट इज़ अ डिस सेविंग, और ये सेविंग वाला पोर्शन है। तो ये तो हो गया आपका डायग्राम इनकम एंड कंजप्शन का। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के कंजप्शन फंक्शन होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजप्शन फंक्शंस के टाइप की। तो कंजप्शन फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ एपीसी एंड सेकंड इज एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है रेशियो बिटवीन द टोटल कंजप्शन एंड द टोटल इनकम, यानी कि टोटल कंजप्शन का टोटल इनकम का क्या रेशो है कंजप्शन के लेवल में, यानी इनकम कितनी है कंजप्शन के अकॉर्डिंग इनकम कितनी है। तो एबीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, यानी टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम। अब इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, कंजप्शन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से भी निकाला जा सकता है, दैट इज सी बार प्लस बी वाई। आपको दिख रही होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सी बार डिनोट करता है ऑटोनॉमस कंजप्शन को, जो हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया था। ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जब कोई भी इनकम अर्न नहीं करते और उस टाइम भी हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ एन ऑटोनॉमस कंजप्शन। और जो बी है वो एमपीसी को, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिनोट करता है, एंड वाई इज ऑब्वियसली इनकम। तो ये तो हो गया हमारा एपीसी। एपीसी ऐसे निकाला जाता है। इसकी 6 मार्क्स की टेबल आती है जो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अब एमपीसी क्या होता है? ये वो रेट होती है जिसमें कंजप्शन में क्या चेंज आया विद एडिशनल चेंज इन इनकम, यानी इनकम के एडिशनल चेंज आने से कंजप्शन में क्या एडिशनल चेंज आया। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एमपीसी और एपीसी के बारे में। अब हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन क्या होता है गाइस? सेविंग फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके बीच में? सेविंग और इनकम के बीच में। जो कंजप्शन फंक्शन था उसमें फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में थी? कंजप्शन और इनकम के बीच में। तो ये क्या है? आपका सेविंग फंक्शन है। तो इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप किस चीज़ में होगी? सेविंग एंड इनकम में। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप की होती है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो सेव, एंड दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस एंड एमपीएस। अब हम समझेंगे एपीएस और एमपीएस होता है क्या है, उसके क्या फॉर्मूलाज हैं। गाइस, अब अगर हम एपीसी की बात करें
तो ए पी सी तो हम पढ़ चुके थे, अब ए पी एस हमें पढ़ना है। तो ए पी एस क्या है? रेशो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, यानी टोटल सेविंग और टोटल इनकम जो है उसका रेशो होता है ए पी सी। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो नहीं है, लेकिन हमें सेविंग का ग्राफ ज़रूर समझना होगा। तो उससे पहले हम एपीसी को निकालना, एपीएस को निकालना सीख लेते हैं। एपीएस कैसे निकलेगा? सेविंग अपॉन इनकम, दैट इज टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। तो हमारा जो वैल्यू आएगी दैट इज एपीएस। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ सेविंग। आप सेविंग का ग्राफ देख रहे हो गाइस। सेविंग के ग्राफ में कुछ नहीं है, आप देख रहे हो कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डिस सेविंग होती है। तो पहले सेविंग नेगेटिव थी क्योंकि इनकम नहीं थी, फिर भी हम कंज्यूम कर रहे थे, तो हम उधार लेकर कंज्यूम कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं। तो सेविंग जो है वो पहले नेगेटिव थी। जब इनकम और कंजप्शन इक्वल था उस टाइम पे सेविंग क्या थी? ज़ीरो थी। और आफ्टर दैट सेविंग पॉजिटिव हो गई थी क्योंकि कंजप्शन जो है वो लोअर हो गया था इनकम से। तो ये है आपका सेविंग का ग्राफ। अब हम बात करेंगे एमपीसी के बारे में। एमपीसी क्या है? एमपीएस एक्चुअली में एमपीएस क्या है? ये एमपीसी लिख गया है, दिस इज एमपीएस। रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज विद रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन इनकम, यानी कि कितना रेट में चेंज आया सेविंग की अकॉर्डिंग टू इनकम की रेट में चेंज आने से। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अब सेविंग निकालने का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे कंजप्शन निकालने का था, उसमें और इसमें बस कुछ अंतर नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। सेविंग में है माइनस सी बार क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रहा था, तो वही ऑटोनॉमस सेविंग भी हो गया, उतने का लॉस भी तो हुआ, तो दैट इज माइनस में आ गया वो। प्लस वन माइनस बी, यानी कि बी था एमपीसी और वन में से अगर एमपीसी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी। तो वन माइनस बी एंड वाई इज इनकम। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वन माइनस बी होगा तो क्या निकल कर आएगा? आपका एमपीएस निकल कर आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद दिस रिलेशनशिप डायग्राम एंड द न्यूमेरिकल चार्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।